हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो साइंस का तीसरा चैप्टर है, थर्ड अध्याय है, वायु जीवन के लिए आवश्यक है। इस अध्याय को जो में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस अध्याय को हेडिंग को समझिएगा। इस अध्याय का हेडिंग को समझिएगा। कहा जाता है वायु जीवन के लिए आवश्यक है। देखिए, वायु, इस अध्याय का नाम वायु क्यों रखा गया? क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया जाएगा कि वायु क्या होता है। हवा, वायु को सीधा सीधा हवा समझिएगा। हवा क्या होता है और हमारे जीवन के लिए ये क्यों आवश्यक है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है आपने रस्सी या तार पर टंगे कपड़े को हिलते देखा होगा, ठीक है। चलते हुए पंखे के नीचे किताबों के पन्ने को फड़फड़ाते हुए देखा होगा। आपने अपने पेड़ पौधों की पत्तियों को हिलते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किसके कारण होता है? ये सभी कार्य गतिशील वायु की सहायता से होती है। इस गतिशील वायु को ही हवा कहते हैं। देखिए, आपने हवा चलते हुए देखा होगा, तो हवा किसे कहते हैं ये समझिएगा। सबसे पहले जैसे कि कहीं कपड़ा रखा हुआ और वह टंगा हुआ है तो वह हिलता है, ठीक है। पंखे के नीचे कागज़ रखा हुआ वह फड़फड़ाता है, तो उसी को हवा कहते हैं। जो उसके जरिए हिल रहा है उसी को हवा कह रहे हैं, ठीक है। तो हवा के कारण से वह क्या बोल सकते हैं, किताब के पन्ने जो सो फड़फड़ा रहे हैं और कपड़े जो तार पर टंगे हुए वह भी जो सो इधर उधर हिल रहे हैं। फिर आगे कहा जाता है वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है। वह दूसरी ओर और वह यही वही दूसरी ओर हमें हानि भी पहुंचा सकती है। वायु की सहायता से निष्कासित ओ सान विधि द्वारा हल्के भूसे की भारी भारी अन्य कणों से अलग करती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु काफ़ी तेज़ी से गति से चलती है। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज होती है कि यह पेड़ पौधे को भी उखाड़ देती है तथा कच्चे घरों के छपरों को भी उखाड़ कर ले जाती है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए फिरकी से खेलते हैं। देखिए, वायु में इतना ज़्यादा ताकत होता है कि कभी कभी बड़े बड़े विशाल पेड़ों को भी कबाड़ फेंकती है जब तूफान आता है तो, और घरों को भी जो सो कभी कभी जो कच्चे घर होते हैं उसके जो छत होते हैं उसे कबाड़ फेंकता है। यानी कि इतना ज़्यादा जो सो वायु में पावर होता है। ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, बुक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब आगे क्रियाकलाप, फर्स्ट क्रियाकलाप है, समझिएगा। कहा जाता है फिरकी से खेलिए। एक फिरकी बनाइए। फिरकी के साथ बंद कमरे में जाइए और कमरे के पंखे को बंद कर दीजिए। क्या फिरकी की पत्तियां घूमती है? अब कमरे को पंखा बंद चला दीजिए, ठीक है, चला दीजिए। क्या फिरकी का अब डंडा पकड़कर खुले मैदान में चले जाइए। फिरकी को आगे पीछे करने से क्या होता है? फिरकी घूमती है। फिरकी को घूमने से कौन मदद करता है घूमने में? इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि हमारे चारों तरफ वायु जो फिरकी को घुमाती है। सही बात है, हमारे चारों तरफ जो वायु है वही तो फिरकी को घुरा रही है। यानी कि अभी तक जो सो हम वायु को ही समझ रहे हैं, ठीक है, कि वायु क्या है। फिर आगे कहा जाता है वायु हर जगह उपस्थित है। सही बात है, हर जगह कैसे उपस्थित है समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है? आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करें। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से फिर जो है सो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है क्रियाकलाप पहला है वायु हर जगह है। समझिएगा, कांच की एक बोतल लीजिए, ठीक है, जो लिया गया है कांच की एक बोतल। आगे कहा जाता है इसे उल्टे करके अब बोतल के खुले मुंह को पानी में भरी बाल्टी को टब में डुबाइए, ठीक है। क्या पानी बोतल में भरता है? अब बोतल को थोड़ा तिरछा कीजिए और देखिए क्या अब पानी बोतल में जा रहा है। अब पानी बोतल में जा रहा है। बोतल में समझिएगा, बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं, नज़र आ रहे हैं। ऐसा सनसनाहट जैसी आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। बोतल के अंदर क्या था और बुलबुले
के रूप में बाहर क्या निकल रहा था। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब पानी में बोतल को डुबाया गया तो बोतल में जो एयर था, हवा था, वह जो सो चला गया उसमें। और जैसे ही जब बोतल को तिरछा करके पानी भरा जाता है, तैसे एयर जो उसमें वायु है वह बाहर निकलना चाहता है और तैसे ही बुलबुला निकलने लगता है। यानी कि जो वायु बाहर निकलता है तब जाके जो सो बोतल में पानी भर पाता है। ठीक है, तो वह बुलबुला क्या था? हवा ही था। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वायु हर जगह है। ठीक है, अब आगे कहता है यह वायु थी जो बोतल में भरी थी। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी बल्कि इसमें वायु भरी थी। यानी कि सोच सकते हैं आप, एक बोतल है उसके अंदर भी वायु अपने आप भरी हुई है, ऐसा नहीं सोच सकते कि वह खाली है। ठीक है, और फिर आगे कहा जाता है आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि वायु निकलते ही बोतल कई जगह खाली नहीं थी। परंतु जब बोतल को तिरछी करके तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकली और वायु के निकलने से बोतल का जो भाग खाली होता है उस भाग में पानी भर जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उस बोतल में भी वायु था। यानी कि ऐसा एक अनुमान भी लगा सकते हैं आप कि बिना हवा का कोई जगह ऐसा ही नहीं है पृथ्वी का। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं। फिर इसमें कहा जाता है इससे पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु थी और इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। सही बात है कि वायु स्थान भी घेरती है। और जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है। इससे यह भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसे वायुमंडल कहते हैं और जो वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है उसे ही हम वायुमंडल कह देते हैं। और वायु का कोई रंग नहीं होता और वायु में किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। आप वायु के आर पार देख सकते हैं, अतः वायु पारदर्शी होता है। सही बात है। और वायु जो सो क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसके आर पार जो सो आप देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल का प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का। फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है। फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है। फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब आपने प्लेलिस्ट देख लिया है, तब जाके जो सो हम आगे देखते हैं। कहा जाता है वायु किन किन चीज़ों से बनी है। वायु जो है सो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये समझिएगा। कहा जाता है 18वीं सदी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, परंतु विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। सही बात है, वायु में अनेक प्रकार की गैस का मिश्रण है और उससे जो सो वायु हमें बना है। ठीक है, अब फिर कहा जाता है मिश्रण के अवयव के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अवयव मिला हुआ है। ठीक है, वायु में अब समझिए। कहा जाता है वायु में जल वाष्प की उपस्थिति। बरसात के दिनों में कागज़ पर नमक खुले रखने के लिए खुला रखने से कुछ समय बाद क्या होता है, आप पाएंगे कि नमक के आसपास का कागज़ गिल्ला हो गया। कागज़ को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया? क्या नमक से निकला?
नहीं, पानी वायु में आया जो जल वाष्प के रूप में उपस्थित है। जब जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है, और फिर जो नमक जो रखा हुआ था वह जो सो उसमें आके मिल जाता है और वह कागज़ को गला देता है। ठीक है, यानी कि जो जल की बूंदें थी वह भी जो सो वायु में उपस्थित होती है। ठीक है, अब आगे देखिए कहा जाता है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब वायु में ऑक्सीजन भी है, वायु में जो हमारा एयर है, हवा है, उसमें हमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है। समझिएगा, कहा जाता है वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्रियाकलाप 3, इस क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप को शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। कहा जाता है तीन समान आकार की मोमबत्ती जलाइए। एक मोमबत्ती को छोटे छोटे गिलास में, दूसरे मोमबत्ती को बड़े गिलास में ढककर एवं तीसरे मोमबत्ती को खुला रखिए और कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं। जिस मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया था वह जल्दी बुझ जाता है। ठीक है, फिर दूसरे बार जो उससे थोड़ा सा बड़ा वाला गिलास था वह कुछ देर के बाद बुझता है, लेकिन जो मोमबत्ती को खुला छोड़ा गया था वह नहीं बुझता है। आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है कि पहले वो छोटा गिलास वाला मोमबत्ती बुझा, फिर उससे बड़ा वाला, और अभी तक वो मोमबत्ती नहीं बुझा है जो खुला छोड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। अगर कोई पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह पदार्थ जल ही नहीं सकता, उसमें आग लग ही नहीं सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। जब फिर आगे कहा था जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाई और बुझा गई। दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली। ठीक है, दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली और वह ज़्यादा देर तक जलती रही, जबकि तीसरी मोमबत्ती को खुली वायु में ऑक्सीजन मिलती रही, अतः वह अंत तक जलती रही। कहने का अर्थ ये बनता है कि क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से भी यहाँ हुआ, क्योंकि छोटा गिलास था तो उसमें एयर कम था तो वह जल्दी मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन उससे जो बड़ा वाला गिलास था उसमें जो सो ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर किया हुआ था तो वह जो सो थोड़ा लेट से बुझता है। लेकिन जो मोमबत्ती को ना ढका गया था ना कुछ और किया गया था, जिसे खुला छोड़ दिया गया था, वह मोमबत्ती अभी तक नहीं बुझता है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि वायु में जो है सो ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की वायु नहीं होती है। अब आगे समझिए, कहा जाता है वायु में नाइट्रोजन भी होती है। कहा जाता है क्रियाकलाप 3 में आपने देखा कि मोमबत्ती के बुझने के बाद वायु का एक भाग अब भी गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु में कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन है। सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है सो 78% या 79% जो है सो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु का लगभग इतना 4/5 भाग घेरती है। ठीक है, आगे कहा जाता है यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती है तो एक जगह आग लग जाने पर वह हर जगह फैल जाती है और आग को नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होता। अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही होता तो, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर आगे कहा जाता है उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती तो क्या होता, सिर्फ नाइट्रोजन रहता तो क्या होता। कहा जाता है जीव जंतुओं को सांस लेना मुश्किल और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। क्या ऊंचाई पर जाने के लिए वायु ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब आप जैसे जैसे ऊपर कहीं चलते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाएगा। जैसे कि आप कहीं पहाड़ पर, हिल स्टेशन पर कहीं भी जाते हैं ऊंचाई की जगह पर, तब आपको वहाँ सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, परेशानियाँ होने लगता है। यह आपने अनुभव किया होगा कहीं अगर आप
ऊंचाई स्थान पर चढ़े होंगे तो कहा जाता है आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेना अत्यधिक कठिन हो जाता है और हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। अपने अपने पर्वतारोहियों के ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हुए देखा होगा। इसका क्या कारण है? ऊंचाई पर ऑक्सीजन का क्या कम मात्रा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप जितने पृथ्वी से जितने ही ऊपर उठते जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जाता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरे लकड़ी जलाकर आग सेकते हैं। ऐसे कमरों में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगती है। इसका कारण लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे से एकत्रित हो जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु शोषण ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ते गलने में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो वायुमंडल में चली जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जब जाड़े के दिन में मनुष्य जब कोई जो सो लकड़ी जला के हाथ सेकने के लिए रखता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जब वह कमरे के अंदर अकेला जो है सो बंद करके उसे सो जाता है और जब उसे धुआं बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो वह जो सो दम घुटने लगता है उससे और उससे लोगों को मृत्यु भी हो जाता है अगर लोग नहीं समझ पाते हैं तो। अब आगे कहता है वायु में धूल कण की उपस्थिति की वायु में कितने धूल कण है इसकी उपस्थिति समझिएगा। कहा जाता है अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए। टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देता है। यह चमकते हुए कण धूल के कण है। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूल कण की उपस्थिति रहता है और इसे एक और क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं कि अगर वायु में देखा जाए तो बहुत ही धूल कण होते हैं। अब क्रियाकलाप चौथा है अपने विद्यालय घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियों बंद कर दीजिए। ठीक है, तथा पर्दे डालकर कमरे के पूरे अंधेरे कर दीजिए और जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़कियों को थोड़ा सा खोलिए जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिल्ली के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरण को सावधानी से देखिए। आपको क्या दिख रहा है चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो सो कमरे के किसी एक स्थान से आ रहा है अंधेरे कमरे में तो आपको दिखेगा कि पूरा जो सो धूलकण उसमें कितना जो सो वायुमंडल में हमारा धूलकण है। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिखता होगा। आगे कहा जाता है आपको सूर्य की किरणें में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे। यह दर्शाते हैं कि वायु में धूलकण के उपस्थिति होते हैं और वायु में धूलकण के कण समय तथा स्थान बदल लेते हैं। अगर वह किस समय वहाँ चल जाते हैं तो किसी समय यहाँ, यानी कि समय के साथ साथ वह स्थान भी बदल लेते हैं। अब कहा जाता है इन्हें भी जानिए। कहा जाता है हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं एवं श्लेष्मा लसलसादार होता है जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि धूल कण को कौन रोकता है? जो श्लेष्मा होता है वो, और हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वह जो सो फेफड़ा तक जाने में रोक देते हैं। ठीक है, अब आगे कहा रहता है जब तक आपने वायु की संरचना के बारे में जाना क्या इसके घटकों की मात्रा अलग अलग होती है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। वायु की संरचना। वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% होती है जिसमें से शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड और धूलकण होते हैं। ठीक है, धूलकण गैस होते हैं। अगर देखा जाए तो 20% ऑक्सीजन जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन है और 79% जो है सो क्या है हमारा नाइट्रोजन है और 1% अन्य गैसें हैं। ठीक है, अब कहा जाता है इस एक क्रियाकलाप द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि एक क्रियाकलाप के द्वारा। ठीक है, अब क्रियाकलाप
तीसरा को समझिए। कहा जाता है थोड़ी सी मिट्टी एक कांच के बीकर में रखिए। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी कांच के बीकर में रखिए। इस बीकर में पानी डालिए और इसे ध्यान से देखिए। और आगे कहा जाता है पानी में वायु के बुलबुले ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं पानी में। ठीक है, अब अगला है मिट्टी में वायु। ठीक है, इससे पता चलता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण से बने होते हैं और एवं उसमें उसके कणों के बीच जो खाली स्थान होते हैं, छिद्र होते हैं, उसमें वायु भरे होते हैं। क्योंकि जैसे ही मिट्टी को पानी में बीकर में डाला गया, तैसे ही उससे बुलबुले निकलने लगे, अर्थात उसमें जो वायु के कण फंसे होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। फिर आगे कहा जाता है जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहीं की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु बाहर आ जाती है और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु वायु की खोज में बाहर आ जाते हैं। तो अब समझ सकते हैं, अभी तक जो सो मुझे भी यह बात नहीं पता था, लेकिन यहाँ अध्याय को पढ़कर जो सो अभी यह अध्याय को पढ़कर बहुत ही बेहतर बात जो सो हमें यहाँ जानने को मिला। देखिए, आप देखते होंगे कि आपके घर की तरफ झारखंड के इलाके में अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में आपको सांप ज़्यादा या अन्य प्रकार के जो खतरनाक जीव होते हैं, छोटे मोटे जो जहरीले जीव होते हैं, वो आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है कि पानी गिरता है तो मिट्टी में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वह जो सो पूरा तरह से उस छिद्र को भर देते हैं और उसी छिद्र में जो ऑक्सीजन फंसे होते हैं, जो मिट्टी के अंदर होते हैं, वह जीव जंतु ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन जब पानी भर जाता है, उसके अंदर छिद्र के अंदर भर जाता है, जब मिट्टी के अंदर पानी भर जाता है तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तब वह जाके जो सो मिट्टी के बाहर आके ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ढूंढते और ऑक्सीजन ढूंढते तब आप देख पाते हैं उसे कि हाँ ये मिट्टी से बाहर निकल चुका है। ठीक है, जैसे कि सांप हम देखते हैं और बिच्छू को देखते हैं, अधिक से अधिक आप देखते होंगे। ठीक है, बरसात के समय में। तो ये बात किताब में यहाँ बताई गई थी। तो देखिए, किताब के एक एक बातों को मैं जो सो आपको पूरा ध्यान से बताते जा रहा हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप जो सो वीडियो को रोक के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि हम एक बात को जो सो यानी कि एक टॉपिक को बताने में हम आपको बहुत समय लेते हैं। देखिए, समय लगता है, वीडियो लंबा बनता है, इससे आप नहीं सोचेगा कि जो सो वीडियो लंबा बना तो हम वीडियो को देखेंगे नहीं। वीडियो लंबा है, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो इसके प्रश्न उत्तर जो सो आप स्वयं बना लेंगे। अगर प्रश्न उत्तर फिर भी नहीं बनता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से प्रश्न उत्तर जो सो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे कहा जाता है कांच सांस लेने के लिए सभी जीव जंतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में वायु में ना रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव नहीं रह सकता है, और अगर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन ना रहे तो कोई भी जीव जंतु ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर रह ही नहीं पाएगा। अब आगे कहा जाता है आप जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अपने मछली का गलफड़ देखा होगा, श्वसन में सहायता करता है। ठीक है, वह जो जल में ऑक्सीजन घुला होता है उसी से वह जो सो ऑक्सीजन ले लेता है। कौन? मछली। यानी कि जहाँ जो जीव होता है वो अपनी सुविधा के अनुसार उसे प्रभु भगवान जो सो बनाए हुए हैं, और वही जो भगवान हमारे जो प्रभु हैं वो बनाए हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस इन्वायरमेंट के वह जो सजीव सह ले। कहने का अर्थ ये बनता है मछली, तो मछली पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो मर जाएगा, लेकिन उसे ऐसा बनाया गया है कि वह जो सो पानी में जो ऑक्सीजन है उसी को वह जो सो इनहेल, यानी कि उसी से वह ग्रहण करके अपने जीव को, अपने शरीर को वह जो सो विकसित करता है। लेकिन जैसे ही आप उसे पृथ्वी पर पानी से निकाल लेंगे और स्थल पर लेते आएंगे, तब क्या होगा कि वह मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सुबह ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर का सिस्टम है वह इस प्रकार से नहीं बनाया गया है और उस प्रकार से भगवान नहीं बनाए। अब आगे कहा जाता है आप जानते हैं कि पौधे वायु में ऑक्सीजन कैसे प्रतिपादित होती है वायु में। ठीक है, इसी कारण से अब वायु कब हमें देखना है। तो कहा जाता है आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इस क्रिया से ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं। पौधे जो सो ऑक्सीजन में श्वसन का भी उपयोग करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में
वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु की श्वसन क्रिया में करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और सही बात है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो सो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और पेड़ पौधा हम लोग के विपरीत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए वायु का उपयोग। आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर क्या आप जानते हैं कि वायु का अनुपयोग भी है। क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है? क्या पवन चक्की का नाम सुना है? समझिएगा, वहाँ भी वायु का उपयोग किस प्रकार होता है ये समझिएगा। कहा जाता है तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल में पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु के अन्य कार्य वायु बादल को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, जिसमें विभिन्न स्थान पर बारिश होता है। ठीक है, अब दूसरा बात को समझिएगा। कहा जाता है वायु बादल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है और विभिन्न स्थान तक बारिश होती है। या पौधे के जीवों को इधर उधर फैलाने में सहायता होती है। या पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ाने में मदद करती है। या अन्य कणों को भूस को अलग करने में सहायता करता है। सही बात है, एयर हवा को, जैसे कि चावल में जो भूसा निकलता है उसे अलग करने के लिए भी सहायता है। आगे, या नावों को खेनों में मदद करता है और पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करता है। कौन? वायु। तो वायु का उपयोग जो सो हर जगह है। और इस प्रकार यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।